हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु कुमार एंड स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट गाइस कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, क्या होता है। कूलम्स लॉ में हम लोगों ने फार्मूला वाला डिस्क्राइब किया था, वहां पे बताया था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसी कूलम्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म में। अब उस वेक्टर फॉर्म में पढ़ने के लिए वेक्टर मीन्स डायरेक्शन नीड होगी। तो डायरेक्शन को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम दो चार्जेस के बीच का क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे। और वेक्टर डिफाइन करने के बाद उसे हम कूलम्स लॉ में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो आते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम क्या होता है। और डायग्राम बनाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। किस लॉ को फॉलो करता है? थर्ड लॉ को। तो थर्ड लॉ न्यूटन का क्या होता है स्टूडेंट? एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 की चर्चा करूं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस डेवलप करते थे, एक एक्शन फोर्स, दूसरा रिएक्शन फोर्स। कैसा होता था? एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स होता था। तो यहाँ पे भी इन चार्ज के बीच में दो टाइप के फोर्स तो हैं ही, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, जिसको हम इंटरैक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इस एनएलएम 3 को कूलम्स लॉ से रिलेट कराते हैं। कैसे? आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चार्ज सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है। क्या है? Q1 चार्ज, Q2 चार्ज है और दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज आर मॉड। क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना है इसे, तो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लिया? आर मॉड। अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन चेक करना है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। तो दोनों सेम चार्जेस थे, इक्वल मैग्नीट्यूड में थे, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेंगे। कैसा फोर्स क्रिएट करेंगे? रिपल्सन फोर्स। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वाला चार्ज जब सेकेंड वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्शन, दैट इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ये तो क्लियर हुआ कि फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड वाले चार्ज पे जब रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेगा तो उसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। चलो माना। अब दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो जितना फोर्स इस फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड पे लगाएगा तो उतना ही फोर्स क्या होगा, सेकेंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले पे भी लगाएगा। तो इसको कैसे रिटर्न में करेंगे भैया? द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। यानी इस सिस्टम में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का फोर्स है, वहां पे फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है और सेकेंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। चलो माना। तो इसमें न्यूटन्स लॉ हमें कहां दिख रहा था भैया? बिल्कुल दिख रहा है। दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। बट फोर्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि F21 विल बी इक्वल टू माइनस F12। ये जो वेक्टर फॉर्म है, तो क्या ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है? 100% फॉलो किया। ओके स्टूडेंट, आते हैं हम लोग अपने कूलम्स लॉ वाले पॉइंट पर। ये मैंने रिलेट करा दिया आपको कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में फॉलो होगा। अब इस सिस्टम को समझते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालना है। जब फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड वाले चार्ज पे टोटल फोर्स अप्लाई करता है F21 और सेकेंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले पे कितना करता है? F12। इनके बीच का सेपरेशन कितना है स्टूडेंट? आर मॉड है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे? सपोज करते हैं स्टूडेंट कि यहां से अगर ये डिस्प्लेसमेंट आर, ये फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड वाले चार्ज पे जब फोर्स अप्लाई कर रहा था तो इसका पोजीशन वेक्टर स्टार्टिंग ये था और फाइनल पॉइंट ये वाला टिक था।
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल? कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट, जब सेकंड वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा था यहां से ऐसे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर? एनी डाउट? कोई बात, यहां से इनिशियल था यहां से फाइनल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हमने डायरेक्शन में डिफाइन कर रखा है। कैसे? फोर्स का डायरेक्शन 2 1, फोर्स का डायरेक्शन 1 2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, ऐसे डिफाइन कर दिया। अब हम आते हैं अपने कूलम्स लॉ पे। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, we know that what the final formula F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। बट अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में अगर करें, वेक्टर फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो क्या हम इस R मॉड वाले को हम यूनिट वेक्टर R यूनिट वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं क्या? 100% करेंगे। क्यों? यूनिट वेक्टर होता क्या है? डायरेक्शन ही तो दिखाता है। जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, याद करो, तो वहां पे हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है, जो I, J और K के फॉर्म में होता है, वो क्या करता है? डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, बट किससे? R यूनिट वेक्टर से। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलो भाई वेक्टर फॉर्म में आते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, इन दोनों में से किसी एक फोर्स को फाइंड करते हैं पहले। जैसे F21 फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? F21 कितना होगा? 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। कितना होगा? R यूनिट वेक्टर। तो गाइस R यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये इसका फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1 वेक्टर अपन मॉड R2 माइनस R1, और इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले पुट करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन, अगर इसका फाइनल फॉर्मूला करें तो R वेक्टर क्या था? वो दोनों का डिस्प्लेसमेंट था, R2 माइनस R1 मॉड का Q इंटू डायरेक्शन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। गाइस हमें क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या समझना है यहाँ पे? सबसे पहले तो इन दो चार्ज के बीच का सिस्टम समझना है। इन दोनों चार्ज के बीच में कितने फोर्स डेवलप हो रहे हैं वो समझना होता है कि फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा तो कितना करेगा? F21। सेकंड वाला चार्ज अगर फर्स्ट वाले पे करेगा तो कितना करेगा? F12। क्यों? और दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हो कूलम्स लॉ, ये मैंने बता दिया है कि आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करने का मतलब कि F21 will be always equal to the F12 but in opposite direction। कोई डाउट वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या जाता है स्टूडेंट? F21 इज इक्वल टू 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R2 माइनस R1 Q और इनटू डायरेक्शन R2 माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ पूछोगे कि सर यहाँ पे तो आपने फॉर्मूले में 2 रखा था, यहाँ पे 3 कैसे हो गया? तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ साइड में यहाँ पे छोटा सा कि ये जो R है वो R क्या था? मॉड इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो ये जब R फाइंड करेंगे तो क्या हम इसको 1 अपन R2 माइनस R1 का मॉड लिखेंगे क्या? 1 अपन R2 माइनस R1 का मॉड लिखेंगे यहाँ पे, और उसी मॉड की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो इस पे टोटल पावर 2 और एक यूनिट वेक्टर की पावर 1, टोटल मिला के कितना हो गया? 3 हो गया। सो सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो इसमें बहुत में माइंड कंफ्यूजन है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे क्या होता है। नथिंग, कुछ नहीं है यार, एकदम सो सिंपल। वेक्टर लॉ समझिए, वेक्टर लॉ क्या था? तो वेक्टर लॉ में हमें क्या करना है? सिर्फ एक यूनिट वेक्टर को कनेक्ट कर लेना है इसको कूलम्स लॉ से। ये चीजें समझनी है, बात समझ में। और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इस सिस्टम के बारे में।
क्या होता है भाई इन सिस्टम में? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता देता हूं आपको। चलो बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट मैं बताता हूं आपको। अगर दो चार्जेज सिस्टम है, Q1 है और Q2 है, इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स है? रिपल्शन फोर्स है। कैसा है फोर्स है? रिपल्शन फोर्स है। अगर इन दो चार्ज सिस्टम में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है और दोनों के बीच कैसा है? रिपल्सन है। या फिर अगर मैं दूसरा सिस्टम आपको बताऊं कि एक दो चार्जेज है, एक माइनस है, दूसरा वाला भी क्या है? माइनस है, तो इन दोनों के बीच में भी कैसा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, और पहले वाले चार्ज को अगर प्लस ले लूं और दूसरे वाले चार्ज को मैं माइनस ले लूं, तो यहाँ पे इनके बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। कैसा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो स्टूडेंट बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन ये होता है कि स्टूडेंट अगर दो चार्जेज हैं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से ग्रेटर होगी, 0 से लेस होगी, या 0 से इक्वल होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर रिपल्शन फोर्स क्रिएट करते हैं तो इनकी वैल्यू Q1 Q2 प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। फिर दूसरे वाले कंडीशन पे आते हैं। ये भी दोनों माइनस माइनस चार्ज है, सेम चार्ज था, और सेम चार्ज में दोनों की मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स होगा। तो इस कंडीशन में भी Q1 Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड वाले कंडीशन में आते हैं स्टूडेंट, और थर्ड वाला कंडीशन कहता है कि पहला चार्ज क्या था? नेगेटिव, दूसरा चार्ज क्या था? पॉजिटिव। सॉरी, पहला वाला चार्ज पॉजिटिव, दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव था। इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स है? अट्रैक्शन। कैसा? अट्रैक्शन फोर्स है। तो अट्रैक्शन फोर्स में क्या होता है कि इनकी वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? छूटना नहीं चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर फोर्स रिपल्शन का है तो इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 0 से हमेशा क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और अगर रिपल्शन अट्रैक्शन का है तो अट्रैक्शन में हमेशा इसकी वैल्यू 0 से क्या होगी? कम होगी। ये बात समझ में आई। उसके बाद मैं बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इस पे। आपको कूलम्स लॉ पे क्या होना चाहिए, कैसे ये एप्लीकेबल है, कैसे ये वैलिड है। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। अरे फिजिक्स समझ में आता है यार तुम लोगों को? मैं तो ये मानता हूँ कि बहुतों को नहीं आता। अरे आज तक मुझे ही नहीं आया यार। छोड़ो, वो हम बाद में बात करेंगे। चलो कुछ फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। 3 पॉइंट को मैंने क्वेश्चन वाले फॉर्म में दिखा दिया आपको कि कब वो 0 से ज्यादा होगा, कब वो 0 से कम होगा, ऐसा कुछ दिखा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि कब ये वैलिड है, कब ये कूलम्स लॉ वैलिड है, क्या क्या ये फॉलो करता है, ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना है। इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है स्टूडेंट। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि यहाँ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर 1 2। ये फॉलो करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेगा। फिर उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट 5 पॉइंट, तो ये जो लॉ है किस टाइप के चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, किस टाइप का चार्ज होगा तो हम कह सकते हैं कि इस पे ये क्या है? कूलम्स लॉ वैलिड होगा। तो वो जो चार्ज है, चार्ज शुड बी एट रेस्ट। ये जो दोनों चार्जेज हैं स्टूडेंट, जो सिस्टम है हमारे पास, वो उसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा रेस्ट कंडीशन में होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये कूलम्स लॉ वैलिड है उस पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं। चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है भैया? तो ये पॉइंट चार्ज होता है, वो छोटे छोटे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं बताता हूं।
इन 11th क्लास में चलते हैं। 11th क्लास में जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते थे वहां पे पॉइंट मास कंसीडर किया जाता था। क्या कंसीडर करते थे? पॉइंट मास। पॉइंट मास कैसे कंसीडर करते थे गाइस? तो मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है और एक और ऑब्जर्वर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बहुत दूर रखा हुआ, बहुत दूर है, बहुत दूर, इतनी दूर है कि जब ऑब्जर्वर उस चीज को देखता है तो उसे कैसा दिखता है? बिल्कुल छोटा सा पॉइंट दिखता है। ठीक वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज कंसिडर कर लूं और चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना कंसिडर कर लूं? R। कितना कर लूं? R। अब ऐसा सोच कि फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड वाले चार्ज को यानी Q2 चार्ज को जब यहां से देख रहा होगा तो बहुत छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज के कंपेयर में इसके बीच का जो सेपरेशन है ना, वो क्या है? बहुत ज्यादा। कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो जब Q1 चार्ज Q2 को देखेगा तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल छोटा पॉइंट चार्ज दिखेगा। अब फिर इस साइड से अगर मैं बात करूं, अगर Q2 वाला चार्ज फिर Q1 वाले चार्ज को देखेगा तो कैसा दिखेगा? बहुत छोटा सा दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो अपने ओन साइड से बीच के सेपरेशन उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब उस चार्ज को कैसे कंसीडर करते हैं? पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। तो यहां से वहां तक जब दूसरे वाले चार्ज को देखा तो दूसरा वाला चार्ज पॉइंट चार्ज, जब दूसरे वाले ने पहले वाले को देखा तो पहला वाला भी उसको कैसा दिखा? पॉइंट चार्ज दिखा। कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैंने पॉइंट चार्ज को यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जिसका खुद का ओन का जो शेप एंड साइज, जिसका जो साइज है उन दोनों के बीच के सेपरेशन के क्या हो जाए? बहुत कम हो। उनका साइज उन दोनों बीच के सेपरेशन के क्या हो? बहुत कम हो, छोटा, बहुत छोटा होना चाहिए। तो उस चार्ज को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहला कि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। ये चार्ज कैसा होना चाहिए? तो रेस्ट कंडीशन का होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कब एप्लीकेबल होगा? जब दोनों पॉइंट कैसे, सॉरी दोनों चार्जेस कैसे होंगे? पॉइंट चार्ज होंगे। बात समझ में आई? एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी पॉइंट हैं ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। उसके बाद मैं स्टूडेंट डिस्कस कर लेता हूं एक पॉइंट और, ये जो आप सिस्टम बनाते हो, ये Q1 सिस्टम है, ये Q2 सिस्टम है, इनके बीच का सेपरेशन R है। कूलम्स लॉ बार बार यही कहता है कि दो चार्ज का सिस्टम होना चाहिए, उनके बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए? R होना चाहिए। तो एक बात बता, क्या ये किसी भी सेपरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे वैलिड है? क्या इन दोनों चार्जेस को किसी भी सेपरेशन पे हम प्लेस करेंगे तो ये कूलम्स लॉ वैलिड होगा? नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, ये तब वैलिड होगा जब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन R है उसकी वैल्यू न्यूक्लियर रेंज से ज्यादा होनी चाहिए। न्यूक्लियर रेंज से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। न्यूक्लियर रेंज कितना होता है स्टूडेंट? तो न्यूक्लियर रेंज होता है 10 to the power -15 मीटर। आप इसको फर्मी भी बोल सकते हो। एक फर्मी होता है 1 फर्मी, तो 1 फर्मी के डिस्टेंस से ये क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर इनका सेपरेशन इनसे कम हुआ या इतना हुआ तब ये कूलम्स लॉ उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स R शुड बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर रेंज। R शुड बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर रेंज होना चाहिए। उसके बाद मैं डिस्कस कर देता हूं स्टूडेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। कैसा होता है स्टूडेंट? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स जो दो चार्जेस की जो सिस्टम हमने बना रखा है उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन R है ना, तो इन दोनों के बीच का कोई ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिसे हम सेंटर कंसिडर करेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उस पॉइंट से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? सेंट्रल फोर्स कहलाता है। ये जो ग्रेविटेशन में भी हमको देखने को मिला था 11th क्लास में जब हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था कि F = G m1 m2 / r²। एनी डाउट स्टूडेंट?
कोई डाउट नहीं होगी, मैं जानता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको आपको मैं डिस्कस करना था कि ये कब होगा, न्यूक्लियर रेंज से ज्यादा होना चाहिए, यानी 10⁻15 से इनकी सेपरेशन ज्यादा होनी चाहिए। R should be always greater than 10⁻15 मीटर। एनी डाउट? कोई बात नहीं है। चलो तो आते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कुछ बहुत सारे पॉइंट्स। आज हमने कूलम्स लॉ फॉर्म वगैरह डिस्कस कर लिया। पहले क्वेश्चन बनाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत मस्त है यहाँ पे। पहले मैं एक बेबी डाउट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसके बाद मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करना है। पहले एक बेबी डाउट क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि दो चार्जेस के सिस्टम है, Q1 है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। इनके बीच का जो सेपरेशन है मैंने वहां पे रख दिया है कितना, 1 मीटर, और Q1 Q2 चार्ज भी इक्वल कर लिया, जिसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁻6 कूलम। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। F इज इक्वल टू वॉट? F कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? तो F इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी पुट करोगे? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ इंटू कितना होगा, 6 × 10⁻⁻6² अपन 1²। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं पहले, ताकि आपको एक अच्छा सा फील है कि नहीं मैं भी न्यूमेरिकल बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलो इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 9 × 6 × 6 × 10⁹ एंड इंटू 10⁻⁻12 अपन 1, इसको सॉल्व करते हैं। थ्री टू 4 इंटू 10⁻, ये -12, ये 9, तो कितना हो गया बेटा? -3 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। तो ये एक छोटा सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग थोड़े टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। पहले मैं एक वेक्टर पे बताता हूँ। अभी वेक्टर लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, तो वेक्टर पे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। चल वेक्टर पे आके डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर लॉ पे हम क्वेश्चन अगर डिस्कस करें स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको कि दो चार्जेस हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 है और 6 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, आइदर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ही लिया है फिलहाल। अब इसे हमने कोऑर्डिनेट पे रखा है, ये R1 कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है कितने पे, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 मीटर। ये जो है किस पे क्या रखा है? Q1 चार्ज है। और R2 वाले पोजीशन वेक्टर पे यहाँ पे लिया है 2 4 6 मीटर, इस पे प्लेस्ड है हमारा क्या, सेकेंड वाला चार्ज। तो हमें क्या करना है, इन दोनों चार्ज के बीच के फोर्स को फाइंड करना है कि फोर्स कितना होगा। सबसे पहले जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर में कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कोई डाउट वाली बात? क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में I, J और K के फॉर्म में हम यहाँ प्लेस कर रहे थे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और R2 वेक्टर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कितना, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R2 माइनस R1 मॉड का Q, या फिर आप ऐसे सॉल्व करो, ये भी ठीक है। R1 वेक्टर माइनस R2 माइनस R1 वेक्टर अपन मॉड R2 माइनस R1, ऐसा कुछ सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होगी टोटल? 9 × 10⁹। मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, 6 माइक्रोकूलम है, इसको आप कूलम में चेंज कर लो, दैट इज 6 × 10⁻⁻6
कूलम। तो कितना होगा स्टूडेंट? 36 इंटू 10 टू द पावर -12 अपन। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। हमें R2 माइनस R1 की वैल्यू चाहिए। तो R2 माइनस R1 की जब वैल्यू हम करेंगे यहाँ पे कितनी होगी आप बता सकते हो? 2 माइनस 1 कितना हो गया? आई कैप। और यहाँ पे जब फाइंड हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा। और जब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे तो मॉड कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? मॉड मैं बता देता हूं यहाँ पे मॉड कैसे फाइंड करते हैं। अगर इनका मॉड फाइंड करना है तो मॉड का फॉर्मूला हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और जब इसको फाइंड करेंगे कितना होगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू √40। तो यहां से हमने कितना कर लिया? √14। और यहां पे भी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? √14 टू द होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा इंटू 10 टू द पावर -3 अपन 14 with the direction I cap plus 2j cap plus 3k cap। एनी डाउट? ये हुआ आपका टोटल फाइनल न्यूटन आंसर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था कैसे स्टूडेंट? वो तो इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकंड वाला टाइप मैंने बताया आपको वेक्टर पे। वेक्टर पे जब भी आएगा तो याद रखना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगी जरूर। पोजीशन वेक्टर वहां पे बहुत ही मस्ट होगा, पोजीशन वेक्टर आएगा और उसी कोऑर्डिनेट को हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में पहले चेंज करेंगे। पोजीशन वेक्टर को R1 R2 वेक्टर को I J एंड K के फॉर्म में, और तब इसका टोटल हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद उसे आंसर लाएंगे। बात समझ में आई स्टूडेंट? मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होगा इस बार का। ये तो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन में सेकेंड टाइप बता दिया आपको। अब थोड़ा सा इसको मैकेनिक्स से मैं रिलेट करूंगा। यहाँ पे जो कूलम्स लॉ है उसको मैं मैकेनिक्स थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ में लेके जाऊंगा। कैसे जाएगा ये देखना। अभी जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को क्या समझ पहले। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक सीलिंग है और सीलिंग से मैंने एक बॉल लगाया हुआ है। बॉल का नेमिंग किया है ए, और ये जो बॉल है इस पे टोटल चार्ज है कितना? 3 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रो कूलम का चार्ज इस बॉल ए पर है, और इस बॉल का जो मास है वो कितना है? 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम। और एक और यहां पे बॉल में ऐसे लगाता हूं, इसके साथ कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करने के बाद इसका नेमिंग कर लेता हूं बी। यानी फर्स्ट मतलब बी वाला जो बॉल है वो ए वाले के साथ क्या है? कनेक्ट है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट कि फर्स्ट वाला बॉल चार्ज था क्योंकि उस पर चार्ज प्रेजेंट था, बट दूसरे वाले बॉल पे चार्ज का वैल्यू हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया। ऑलरेडी ये बोर्ड एग्जामिनेशन में और जो है नीट के भी एग्जामिनेशन में सीबीएसई ने पूछ रखा है कि ये जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल का मास गिवन है, उस पे चार्ज टोटल गिवन है, और एक 8 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे मैंने बी बॉल वहां पे कनेक्ट किया, तो उस बी बॉल पे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स Q1 इज गिवन हियर एंड Q2 हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे करना है चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चार्ज कैलकुलेट करना है, उसमें मास गिवन है, तो सबसे पहले आप चेक करो कि जो भी हमने सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम में कितने टाइप के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं। ये चार्ज बॉडी था, ये अनचार्ज बॉडी, इस पे हमें चार्ज फाइंड करना है कितना है। तो दो चार्ज हैं तो दोनों के बीच किस टाइप का फोर्स लगेगा? पहले यहाँ पे जो फोर्स है आइदर वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, प्लस माइनस जो भी हो, अभी तो हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया।
तो यहां पे एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, और इस बॉल पे टोटल मास गिवन है 5 ग्राम। तो क्या इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं mg कैलकुलेट करूं, mg। अब mg वाला फोर्स तो आपको पता ही है क्या है ये डाउन द डायरेक्शन फोर्स, F इज इक्वल टू mg वाला। तो ये किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी दो टाइप की, एक तो mg फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि mg मीन्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। बहुत ही इजी है यार। और ये जो फोर्स है यहाँ पे वो किसके फॉर्म में, mg के फॉर्म में। तो mg इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, और Q2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चल mg फाइंड करते हैं। m का वैल्यू कितना है, 5 ग्राम है। कितना है, 5 ग्राम। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लें इसको, इंटू 10 इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू गिवन है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू Q2 फाइंड करना है। और इन दोनों बीच की सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन है 0.082 द होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना फाइनल आंसर आना चाहिए, 5 इंटू 10 टू द -3 है, ये +1 है, कितना हो गया -2, विच इज इक्वल टू कितना है भैया 27 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू Q2। और ये कितना हो गया, इसको अभी फिलहाल ऐसे रख देते हैं, नहीं सकते। जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो इसकी जो वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां से ऐसे चेक कर लेना कितनी होगी, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.082 द होल स्क्वायर अपन 27 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच 3 Q2। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। ओके, दैट्स योर टास्क। ओके बेटा, तो मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए। तो अब आते हैं हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन कराऊं क्या, हाँ चलो बता देते हैं। हाँ, लेकिन इसका आंसर जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना होगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ना और भी ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर से। क्वेश्चन है कि कोई मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से कोई एक r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे एक कोई -q चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझ, कोई सर्कुलर ऑर्बिट है, और सर्कुलर ऑर्बिट के यहाँ पे क्या है भाई, इस पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस के फिक्स एक डिस्टेंस है, उस पे एक कोई माइनस चार्ज है जो कि रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको क्या बताना है कि इस माइनस चार्ज का टोटल टाइम पीरियड कितना होगा। इस माइनस चार्ज का टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। अब एक बात बता, सर्कुलर ट्रैक का यानी कि सर्कुलर मोशन का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड होता है कितना, 2πr/v, 2πr/v। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख, अगर तू सोचेगा तो बहुत इजी है। अभी तेरे को लग रहा है कि अरे यार तो टाइम पीरियड आ गया, एसएचएम वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है, 2 तो ऑलरेडी नोन है, पाई की वैल्यू भी नोन है, आर की वैल्यू भी यहाँ पे नोन है, तो गिवन है क्वेश्चन में। क्या कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है। एक दिमाग लगा, छोटा सा दिमाग, कि ये जो सेंटर का पार्ट है कैसा है, पॉजिटिव है, और ये जो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे 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 घूम रहा है, वो कैसा है, नेगेटिव है। क्या ये सेंटर वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस की तरफ गैप कर रहा है,
क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन की तरफ भी आप कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूमता है? क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है। कैसा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो सबसे पहले चेक करो कि कितने टाइप के फोर्सेस उसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो पहला, यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है टुवर्ड्स द प्लस, ये क्या लगाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा ये दोनों चार्ज के बीच का फोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई होगा। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या करता है, ये न्यूटन में मैंने बताया कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे एक्शन रिएक्शन वाला, तो एक सेंटर वाला लगाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा कुछ करके लगाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, विच इज सेंटीमीटर फोर्स का वैल्यू बता भाई, 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। क्या होता है? mb स्क्वायर अपन r। क्या होता है? mb स्क्वायर अपन r। तो यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या v कैलकुलेट कर लेगा? v की वैल्यू कितनी आएगी? एक r से एक r मर गया, काम खत्म कर। तो मारने है बड़ा स्मार्ट हो भाई। चल देखते हैं। चलो भाई, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ पे v का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे v का वैल्यू फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे v इज इक्वल टू, वी कैन राइट हाउ मच, दैट इज Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr रूट ओवर। अब इस v की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 2 पाई r अपन v का जब वैल्यू पुट करेगा तो तेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा 2 पाई r रूट, और ये अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपन Q1 Q2, दैट विल बी योर फाइनल। यानी इस जो माइनस चार्ज था इसका टोटल टाइम पीरियड हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये वैल्यू आपका आंसर बनेगा। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में गिवन हो गए स्टूडेंट, आप उसको सॉल्व करो। नीट, जेईई मेंस, 12th क्लास बोर्ड, जो भी है, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बोर्ड है उसको सॉल्व करो स्टूडेंट। और अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो तब तक के लिए आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स तो आपके लिए 24/7 खुले हुए हैं। थैंक यू।